हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं आपकी यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए। जितने भी अभ्यर्थी यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहेगी। इसलिए इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से देखें और साथ के साथ आप नोटों को और पेन लेके बैठें, क्योंकि जो हम ये प्रश्न कराते हैं इनके साथ साथ आपके जो और भी प्रश्न जो बन सकते हैं वो सभी प्रश्न के उत्तर यहाँ पर बताते हैं, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। इसलिए आप प्रॉपर बैठें, जिससे आपकी यानी लिखने की भी ज़रूरत पड़े तो आप साथ के साथ लिखते जाएं। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक के पद का सृजन किया गया था। ऑप्शन ए संसदीय अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी संविधान द्वारा, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, या ऑप्शन आपका डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी संविधान द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो संविधान द्वारा सृजन किया गया था। किसके द्वारा? संविधान द्वारा सृजन किया गया था। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में, इसमें 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया। इसका के पद का क्या किया गया? सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यदि ये पूछा जाए कि जो भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक हैं उनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो 148 के तहत नियुक्ति की जाती है। और ये इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के वेतन और अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए भारतीय संसद, ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका ए भारतीय संसद। भारतीय संसद के द्वारा भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के वेतन और अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय संसद के द्वारा ये किया जाता है। और आपको बता दें कि जो ये मालिका परीक्षक हैं, महालेखा परीक्षक का पद दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति को मालिका परीक्षक बनाया जाता है तो वो दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाए जा सकेंगे। और जिसका जो आधार है, जिसका आधार साबित कदाचार या असमर्थता होगा,
या असमर्थता होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, नियंत्रक और मालिका परीक्षक का वेतन किसके वेतन के बराबर होता है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन बी संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन सी सीबीआई के निदेशक, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? ए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। नियंत्रक और मालिका परीक्षक का वेतन किसके वेतन के बराबर होता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होता है। किसके बराबर? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होता है। और जो भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के हैं उनके जो जैसे कर्तव्य शक्तियां और सेवा की शर्तें सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 के अनुसार नियंत्रक और मालिका परीक्षक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। किस अधिनियम के तहत? तो अधिनियम 1971 के तहत। प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 30 नवंबर 2017 को भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक कौन थे? ऑप्शन ए राजीव महर्षि, ऑप्शन बी शशिकांत शर्मा, ऑप्शन सी अनिल कुमार सिन्हा, ऑप्शन डी कोसाराजू वीरैया चौधरी। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए राजीव महर्षि। 30 नवंबर 2017 को भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक कौन थे? तो राजीव महर्षि थे। कौन थे? राजीव महर्षि। क्योंकि आपके कभी कभी जैसे पिछले प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं जो आपके यानी जैसे जीके टाइप में बना लिए जाते हैं, क्योंकि आपको प्रत्येक यानी जैसे मालिका परीक्षक की नियुक्ति कब किसकी हुई इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो ये जो 2017 में नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक कौन थे? तो राजीव महर्षि थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति हरिलाल जे.के. सुन्नदास कानिया, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति एम पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी न्यायमूर्ति हरिलाल जे.के. सुन्नदास कानिया, जो क्या थे? स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और इनका जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक। कब तक? 6 नवंबर 1951 तक। जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण यानी डेट है, क्योंकि आपको ये नॉर्मल तो पता है कि हाँ जो स्वतंत्र भारत के जो पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वो आपके यानी हरिलाल जे कुनदास थे, कानिया थे। और लेकिन इनके कार्यकाल बहुत ही कम अभ्यर्थियों को पता होगा, इसलिए इस चीज़ का जो ध्यान रखें कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 6 नवंबर 1951 तक इनका कार्यकाल रहा था। यदि आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपके हैं B.R. गवई। कौन है? B.R. गवई। क्या नाम है? B.R. गवई हैं, जो
कौन से नंबर के हैं? तो 52। कौन से? 52वें नंबर के हैं। इनका जो कार्यकाल है वो आपका 14 मई को इन्होंने शपथ ली थी और 23 नवंबर तक। कब तक? 23 नवंबर तक इनका कार्यकाल है। प्रश्न नंबर 6, भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा? ऑप्शन ए भारत में राष्ट्रपति, ऑप्शन बी ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, आपका ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? तो उच्चतम न्यायालय है। और आपको बता दें भारत में 3 प्रकार के न्यायालय। कितने? भारत में 3 प्रकार के न्यायालय हैं। कितने प्रकार के न्यायालय हैं? 3 प्रकार के न्यायालय हैं। सबसे जो पहला न्यायालय है वो आपका है अधीनस्थ न्यायालय। उसके अलावा जो दूसरा न्यायालय है वो आपका है उच्च न्यायालय। और तीसरा है वो आपका है उच्चतम न्यायालय। कौन सा है? तीसरा जो न्यायालय है वो उच्चतम न्यायालय है। ये जो अधीनस्थ न्यायालय होता है ये जिला पर होता है। किस पर? जिला पर। और उच्च न्यायालय कैसे होता है? तो ये एक तरह से जैसे राज्य में या जैसे आपका केंद्र शासित प्रदेश में भी हो सकता है, लेकिन ये राज्य स्तर या केंद्र शासित प्रदेश स्तर का ये न्यायालय होता है। और आपका जो उच्चतम न्यायालय ये पूरे भारत देश का न्यायालय। किस तरह का? भारत देश का ये न्यायालय है उच्चतम न्यायालय। ये यानी जो आपके जैसे नॉर्मल जैसे केस होते हैं जो जैसे जिला स्तर के होते हैं तो वो अधीनस्थ न्यायालय में जाते हैं। जब अधीनस्थ न्यायालय में भी जैसे वो केस और जैसे आपका अधीनस्थ न्यायालय से आगे न्यायालय में यानी जो छोटे मोटे केस होते हैं वो यानी अधीनस्थ न्यायालय जाते हैं जो जिला स्तर के। और जो आपके जैसे बड़े स्तर के जो केस होते हैं वो आपके उच्च न्यायालय में। और जब उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में जैसे किसी व्यक्ति को यदि सही से उसके हिसाब से न्याय नहीं मिलता है तो वो उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं। और उसके अलावा जैसे 2 राज्यों के बीच में कोई यानी जैसे प्रॉब्लम चल रही है तो उच्चतम न्यायालय में यानी जैसे वो केस चलेगा। तो ये सभी जानकारी ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अपील करने के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ऑप्शन ए भारत का संघीय न्यायालय, ऑप्शन बी ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल, ऑप्शन डी ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल। अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल। और आपको बता दें कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के रूप में ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल प्रतिस्थापित किया गया और वर्ष 1947। कब? वर्ष 1947। वर्ष 1947 में भारत को 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान लागू हुआ। इसी समय भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी स्थापित हुआ। इसी समय भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी स्थापित हुआ।
प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। किसकी नियुक्ति करते हैं? भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। और ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 155 के तहत 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसके अलावा 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अपना पद धारण करता है। ये आपका जो 155 है, इसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और 156 के अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? ऑप्शन ए राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी, भारत के राष्ट्रपति। किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। किस में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 156 में बताया गया। किसमें? 156 में बताया गया है कि राष्ट्रपति यानी राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। अपना पद धारण करेंगे। क्या करेंगे? अपना पद धारण करेंगे। और अनुच्छेद 155 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 155 में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, किसे यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का एक अधिनियम किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल यानी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन आपका सी राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी केंद्रीय गृह मंत्री। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका ए राज्य के राज्यपाल। यानी राज्य के राज्यपाल को ये निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का एक अधिनियम किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होता या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होता है। ये किसके? यानी राज्यपाल। ये ऑप्शन आपका सही होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आपके
यूपीएसआई एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो आपके ज़्यादातर यानी पिछले एग्जामों में भी पूछे गए यूपीएसआई के में, तो इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। और आपको बता दें कि एक जो आपके प्रश्न की वैल्यू है वो 2.5 नंबर है। कितनी है? यानी आपकी एक जो आपका जैसे प्रश्न है तो उसकी कितनी वैल्यू 2.5 नंबर है। तो प्रत्येक प्रश्न का महत्व समझें, क्योंकि यदि आप प्रत्येक प्रश्न का महत्व समझेंगे, प्रत्येक प्रश्न को ये सोचेंगे कि हमारा एक एक प्रश्न से ही हमारा एक अच्छा स्कोर बन सकता है, तभी आपका एक अच्छा स्कोर बन पाएगा, अन्यथा एक अच्छा स्कोर नहीं बन पाएगा। क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है वो आपकी बहुत कम है। इस बार जो वैकेंसी है वो ओनली 4500 के आसपास वैकेंसी, और फॉर्म आपके पड़ चुके हैं 15,75,000 प्लस। कितने? 15,75,000 प्लस आपके ये फॉर्म पड़ चुके हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और जबकि जो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो आपकी 9,500 प्लस वैकेंसी थी और 12 लाख ही फॉर्म थे। तो इससे आपका इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, और जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है तो आपकी मेरिट तो लाजमी है कि बहुत ज़्यादा जाने वाली है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें और आप लगातार जुड़े रहें, तभी आपका एक अच्छा स्कोर बन पाएगा। उन अभ्यर्थियों का एक अच्छा स्कोर नहीं बन पाएगा जो कम समय पढ़ रहे हैं, जैसे 2 घंटे 4 घंटे। ये तो केवल आप समय पास कर रहे हैं, आप एक सिलेक्शन लेने के लिए नहीं पढ़ रहे। सिलेक्शन उसी अभ्यर्थी का होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम केवल अपनी इसी पढ़ाई में देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो समय उनसे बन सकता है वो अपना दिन और रात इसी में देंगे, और तभी उनका सिलेक्शन हो पाएगा। उनके कंधों पर 2-2 स्टार तभी आ पाएंगे, क्योंकि इतना सरल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं कि बहुत नॉर्मल है कि हम 2 घंटे पढ़ लिए हो गई हमारी पढ़ाई, या 3 घंटे पढ़ लिए। तो ये 2 से 3 घंटे होते हैं, ये 2 से 3 घंटे एक तरह से समय पास होता है। ज़्यादा से ज़्यादा समय दें तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य यही है कि जो भी अभ्यर्थी हमारे इस परिवार यानी हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं वो ज़रूर सिलेक्ट हों, और जितना हम पढ़ा रहे हैं उसी तरह का आपके एग्ज़ाम में आए। तो यही हमारी यानी उद्देश्य है, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको सिलेक्शन दिलाना, चाहे हमें दिन रात 24 घंटे मेहनत करनी पड़े, लेकिन आपको बस सिलेक्शन मिले। क्योंकि सिलेक्शन मिलेगा उससे क्या है कि हमें एक सबसे बड़ी जो खुशी होगी वो ये होगी कि आप अपना एक अच्छा जीवन आगे चला पाएंगे, उसके साथ साथ अपने परिवार के लोगों का भी एक अच्छा जीवन आप चला पाएंगे। क्योंकि इससे बड़ी हमारे लिए और क्या खुशी हो सकती है, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि बस हम आपके लिए दिनों रात मेहनत करें और आपका सिलेक्शन हो और आप एक अच्छे जीवन को चला पाएँ। क्योंकि नॉर्मल और मध्यम वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये परेशानी हमने खुद इस चीज़ को समझा है, इसीलिए हम इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आपकी ये परेशानियां दूर हों और आप अपने एक अच्छी जॉब लें और एक अच्छा जीवन यापन करें, यही हमारा उद्देश्य है। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो आपके रिलेटिव हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी पहचान में जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को अपने इस परिवार से जोड़ें, जिससे क्या है कि आप सभी का कंपटीशन अच्छा हो पाएगा। उससे क्या है कि एक तैयारी में और मजबूती आएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को जोड़ें। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और प्रत्येक प्रश्न समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।